मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे क्या 1979 के इस्लामिक क्रांति ने ईरान को बर्बाद कर दिया। चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, ईरान के बारे में चर्चा शुरू करने के पहले 1979 के क्रांति के पहले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। 1979 के क्रांति के पहले ईरान की जनसंख्या लगभग 3.25 करोड़ थी और GDP लगभग $90 बिलियन की थी। और शाह पहलवी का राजशाही निजाम था और शिक्षा व्यवस्था पश्चिमी शैली की शिक्षा व्यवस्था थी। और स्टेट जो था वो सेक्युलर स्टेट था और पश्चिमी परस्त शासन व्यवस्था थी। वहां रहने को तो किंगडम था। और उस समय क्रांति के पहले एक अमेरिकी डॉलर बराबर 70 रियाल था और आज एक अमेरिकी डॉलर बराबर 14 लाख और 43,000 रियाल है। और उस मॉडर्न सोसाइटी में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो पश्चिमी शैली में थी। महिलाओं को पूरा अधिकार था और जितने जो 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं उसमें ईरान सबसे अधिक प्रगतिशील और आधुनिक समाज था वहां पे। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद पिछले जो 46 साल के जो इस्लामिक शासन व्यवस्था है उसमें आर्थिक स्थिति ये है कि $1 बराबर लगभग 14,43,000 रियाल है। और जो महंगाई दर है वो 48% है और कई वस्तुओं में महंगाई दर 70 से 80% है। आज महंगाई से त्रस्त ईरानी जनता, चाहे पुरुष हो महिला हो, ईरानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुल्ला तानाशाही समाप्त हो करके नारे लगा रहे हैं। यहां एक चीज है कि आप देखेंगे कि 1979 के क्रांति के पहले आधुनिक जो विकास के सामाजिक व्यवस्था के मापदंड हैं उसके अनुसार 79 के पहले ईरान एक पश्चिमी प्रस्थ शासन व्यवस्था था और अमेरिका और इजराइल उसके दोस्त थे। इजराइल को सबसे पहले 1952 में मान्यता देने वाले देशों में ईरान एक रहा है और प्रति व्यक्ति आय जो था वो लगभग उस समय $3,000 था। आज लगभग $4,000 प्रति व्यक्ति आय है। और उस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका तेल उत्पादन का था, तेल का निर्यात का था। और उस समय ईरान 1979 की स्थिति में विश्व में दूसरे नंबर के सबसे बड़े तेल उत्पादनकर्ता और निर्यातक था। ईरान में जो विश्व में जो तेल के भंडार हैं उसमें ईरान की भागीदारी लगभग 10% है और आज की स्थिति में चौथे नंबर की सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है। आज अमेरिका के प्रतिबंध के कारण निर्यात तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी 15 साल पहले दूसरे नंबर के सबसे बड़े तेल निर्यातक था ईरान। 2008 के प्रतिबंध के बाद निर्यात चीन और रूस तक सीमित
चीन तक सीमित हो गया है और कुछ छोटे छोटे देश हैं उन तक निर्यात करता है। लेकिन जो क्रांति के जो एजेंडा था इस्लामिक क्रांति के, उसमें सबसे पहले नंबर पे एजेंडा था कि राजा शाह पहलवी के जो राजशाही था उसको समाप्त करना और शरिया के अनुसार इस्लामिक निजाम की स्थापना करना और इस्लामिक निजाम के अनुसार ईरान की विकास करना। ईरानी इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्ला खुमैनी का कहना था कि शाह पहलवी का जो शासन है वो कुफ्र की शासन है, गैर इस्लामी शासन है और पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा पूरी तरह ईरान में हावी है जो इस्लाम के खिलाफ है। तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था कि इजराइल नामक जो राष्ट्र है वो नाजायज है और उसके अस्तित्व को समाप्त करना ईरानी क्रांति का उद्देश्य है। और क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी ने उसी दिशा में काम किया। एक आश्चर्य की बात है, आप देखेंगे कि क्या ईरान से इजराइल के कोई सीमा लगता है? कोई ऐतिहासिक सीमा विवाद रहा है इजराइल से ईरान के? कुछ भी नहीं रहा है। इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करना जो क्रांति का एजेंडा था और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने और खामेनेई ने पिछले 46 वर्ष से जारी रखा, इसी के दुष्परिणाम हिजबुल्ला, हमास और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों को ईरान ने इस्टेब्लिश किया और जिसके कारण इजराइल और गाजा के युद्ध हुआ, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध हुआ, इजराइल लेबनान के युद्ध हुआ, इजराइल यमन के युद्ध हुआ जो अभी भी जारी है और उसके पालनहार ईरान है। ईरान बनाया है हिजबुल्ला को और हमास को, हुती को और अभी भी समर्थन कर रहा है, जिसके कारण अभी 12 दिन के इजराइल और ईरान के युद्ध हुआ। यहां पे विचारणीय प्रश्न है, एक 21वीं शताब्दी के लोकतंत्रीय अवधारणा के अनुसार सोचें तो क्या इजराइल और ईरान में दुश्मनी होनी चाहिए? सामान्य तौर पर देखेंगे तो नहीं होनी चाहिए। दुश्मनी का कारण है इस्लाम और विश्व में अभी जो बहुत सारा व्यवस्था हुआ है इजराइल और अरब के राष्ट्रों और ईरान के बीच, उसमें एक क्रांति का एजेंडा जिसमें इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने का एजेंडा, ये भी कारण रहा है। आप ईरानी इस्लामिक राष्ट्र के व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो उनका मेन एजेंडा है कि इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके फिलिस्तीन में और इजराइल में भी इस्लामीकरण स्थापित करना। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो इसको जायज नहीं माना जा सकता ईरान का जो एजेंडा है। और जो 46 साल के जो शासन व्यवस्था रहा है इस्लामी क्रांति के बाद में, तो ईरान ने हासिल क्या किया है? अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे ईरान में और जो क्रांति के बाद जो इस्लामिक व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए अभी हिजाब के खिलाफ 2022 में महिलाओं ने आंदोलन किया और उसके बाद अभी जो वहां की जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही है इस व्यवस्था के खिलाफ।
मुल्ला निजाम, मुल्ला डिक्टेटरशिप समाप्त होकर के नारे लगा रही है, तो इस क्रांति से एक 21वीं शताब्दी की अवधारणा के अनुसार देखें तो ईरान ने हासिल किया है। मैंने जैसे पहले बताया कि जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं उसमें सबसे अधिक विकासशील, ओपन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, पश्चिमी की जो शिक्षा शैली है, एजुकेशन व्यवस्था है, वो ईरान में था। लेकिन जहां मुसलमानों की संख्या अधिक होती है, चाहे किसी भी अरब में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे कहीं भी हो, वहां इस्लामिक व्यवस्था की मांग होती है। और जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं 57, जहां 60% से लेके 100% तक पॉपुलेशन है, उन्होंने सब ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया हुआ है। मतलब एक धर्म के आधार पे जो राष्ट्र होता है, तो उसमें अन्य धर्म के लोग जो है सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। तो इस क्रांति ने ईरान को क्या दिया है? आप देखेंगे कि 1979 में ईरान की जो जीडीपी थी 90 बिलियन डॉलर की थी। भारत की जो जीडीपी थी 1979 में 153 बिलियन डॉलर की थी। भारत की आज जीडीपी है वो लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। और ईरान की जो जीडीपी है वो लगभग 350 बिलियन डॉलर की है। आज ईरान तेल का निर्यात नहीं कर सकता। आज ईरान की टोटल निर्यात और आयात चीन तक सीमित हो गया है। और चीन के जो उत्पाद हैं उनको डंप करने का एक डेस्टिनेशन बन गया है। आज रिलेशन सिर्फ रूस और चीन के ही साथ है, व्यापारिक ट्रेड रिलेशन, अमेरिका प्रतिबंध के कारण। तो इसमें ईरान ने हासिल किया किया आज ईरान में ईरानी जो शासक है, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी है, उसके अनुसार कि एक अच्छे इस्लामिक निजाम है जो दुनिया के लिए उदाहरण है, ये खामेनी का कहना है। तो अच्छे निजाम है, सब चीज अच्छा है, तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आधुनिक मापदंड के अनुसार जो जीडीपी है इतना कम क्यों है? जैसे मैंने बताया भारत का क्या था और क्या है, और ईरान में क्या था और क्या है। तो उस क्रांति से ईरान ने आधुनिक विकास के मापदंड हैं, आधुनिक शासन व्यवस्था के मापदंड हैं, आधुनिक सोसाइटी के मापदंड हैं, उस दृष्टि से तो बहुत पीछे चला गया है, कुछ भी हासिल नहीं किया है। हालांकि ईरानी शासक, ईरान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उसके अनुसार ईरान ने इस्लामिक व्यवस्था लागू किया और पिछले 46 साल से लागू रखा है। तो इस्लामिक व्यवस्था को लागू करके उन्होंने हर चीज हासिल कर लिया है उनके अनुसार। लेकिन हर चीज हासिल कर लिया है तो आधुनिक जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अनुसार तो बहुत पीछे हो गए हैं। आज सोशल मीडिया में देखेंगे तो ईरान के महिलाएं भी चाहती हैं कि ओपन सोसाइटी हो, जो 1979 के पहले जो सोसाइटी थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, तो वैसे शिक्षा की व्यवस्था, वैसे सोसाइटी होनी चाहिए। जिसका उदाहरण जो हिजाब के खिलाफ 2022 में महिलाओं ने आंदोलन किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। आज देखेंगे 1979 के क्रांति में लाखों लोग मारे गए। आज
ईरान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें पिछले 2 साल से कई लोग मारे जा रहे हैं और कई लोगों का तो अनुमान है कि ये रिजीम चेंज हो जाएगा। हालांकि ये रिजीम चेंज करने में अमेरिका की भूमिका हो सकता है, इजराइल की भूमिका हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इजराइल के समर्थन से और अमेरिका के समर्थन से भी क्या ईरान में रिजीम चेंज जो इस्लामिक व्यवस्था है उसमें चेंज हो सकता है? ये तो भविष्य के गर्भ में है। और आधुनिक युग में क्रांति के माध्यम से हर चीज परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे शाह पहलवी के शासन व्यवस्था को, सेकुलर व्यवस्था को क्रांति के माध्यम से, इस्लामिक क्रांति के माध्यम से आयतुल्लाह खुमैनी ने परिवर्तन किया था। वैसे आज जो प्रोटेस्टर हैं, उनके नेता हैं, उनके माध्यम से भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन परिवर्तन होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कई बार प्रयास हुआ है पिछले 3-4 साल में ईरान के जो शासक हैं उन्होंने दबा दिया है, सुप्रीम लीडर ने दबा दिया है। और ईरान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है वहां। वहां जो गार्जियन काउंसिल है जिसके प्रमुख सुप्रीम लीडर होते हैं, जो अभी आयतुल्लाह खामिनेई हैं, वो हर चीज को निर्धारित करते हैं कि पार्षद के चुनाव कौन लड़ेगा, नेशनल असेंबली का मेंबर का चुनाव कौन लड़ेगा, राष्ट्रपति के चुनाव कौन लड़ेगा, कौन मेयर बनेगा, उसके अप्रूव से कोई चुनाव लड़ सकता है। तो टोटल कंट्रोल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नाम मात्र की है, सुप्रीम लीडर का शासन है पिछले 46 साल से। तो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के अनुसार, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार क्रांति के पिछले 46 साल में, क्रांति के बाद पिछले 46 साल में लगता तो यह है जो अभी की आर्थिक स्थिति है और ये जो हिजबुल्ला, हमास और हुती को समर्थन देके एक दूसरे फ्रंट खोल के एक उलझन में ईरान उलझा हुआ है इस्लाम के कारण से, तो लगता तो ये है कि क्रांति के बाद ईरान ने अपने आप को बर्बाद ही किया है, आबाद नहीं किया है। अगर इस 1979 के क्रांति नहीं हुआ होता तो जैसे वहां की आर्थिक स्थिति थी, जैसे प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था थी और जैसे मॉडर्न सोसाइटी थी, तो आज इस्लामिक दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में एक विकसित राष्ट्र है ईरान होता। अभी भी ईरान एक विकसित और मॉडर्न सोसाइटी है अप्रत्यक्ष रूप से। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो अभी हालत खराब है आर्थिक रूप से ईरान के, लेकिन है, लेकिन पर्दे के पीछे है। और अंत में इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार ईरान ने एक प्रगतिशील व्यवस्था और अच्छा व्यवस्था स्थापित किया, तो आर्थिक रूप से आज ईरान क्लैप्स क्यों हो गया? क्लैप्स जो हुआ है इकोनॉमिक रूप से, उसमें कारण है उसकी राजनीतिक व्यवस्था इस्लामिक क्रांति के बाद, जिसके कारण चाहे पश्चिमी राष्ट्र हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, उसके दुश्मन बन गए। तो इस क्रांति से आधुनिक आर्थिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक विकास के मापदंड के दृष्टि से देखेंगे तो ईरान ने अपने आप को बर्बाद ही किया है। हालांकि सैनिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत किया है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अपने आप को बर्बाद ही कर दिया है। और इस बर्बादी से उबरने में भी अभी ईरान को कई साल लग जाएंगे, ऐसा लगता है। तो
आज जो चर्चा करने का उद्देश्य था, तो उस क्रांति ने 1979 के क्रांति ने ईरान को दिया किया। तो ईरान को लगता तो यह है कि दिया कुछ नहीं है, ईरान अपने आप को आर्थिक रूप से बर्बाद ही किया है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।